चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत। हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स जो टॉपिक चल रहा था वो था ट्रांजिस्टर। आज चलते हैं ट्रांजिस्टर से आगे। एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ लिया था। पीछे एनपीएन ट्रांजिस्टर की जो कार्य प्रणाली थी वो पढ़ी थी। आज उससे आगे चलते हैं गेन के बारे में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है गेन, ट्रांजिस्टर गेन। देखो जो एनपीएन जो प्रणाली, जो ट्रांजिस्टर की जो कार्य प्रणाली थी एनपीएन पीएनपीएन, वो एक समय मतलब थोड़ी सी डिफरेंट है। लेकिन अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जो गेन होता क्या है। गेन क्या होता है? गेन को बोलते हैं लब्धि। गेन क्या होता है? लब्धि। अब देखिए लब्धि इसका दूसरा नाम है, या उसको बोलते हैं कि देखो हमने एक दक्षता पड़ी थी कोई भी इक्विपमेंट की, जैसे पीछे ट्रांसफार्मर, अल्टरनेट, जितनी मशीनें थी उनकी जितने भी इक्विपमेंट थे उसकी दक्षता में क्या था। अभी दक्षता में हमने ये पढ़ा था कि जो भी इक्विपमेंट होता है उसकी इनपुट पावर हम देते हैं तो हमेशा आउटपुट पावर उसकी हमेशा क्या आती थी? कम आती थी। मतलब जो इनपुट में जो ऊर्जा दी, हमें जो आउटपुट में ऊर्जा प्राप्त हुई उसमें क्या हो गया? अभी कुछ लॉस हो गया। लॉस होने से आउटपुट में प्राप्त क्या हुई? जो ऊर्जा थी वो कम प्राप्त हुई। लेकिन जो ट्रांजिस्टर की जो गेन है वो क्या होती है? अभी बिल्कुल उल्टी होती है। उसकी एक प्रकार की दक्षता होती है, इसकी क्या होता है? बिल्कुल जस्ट उल्टी होती है। कैसे कि वहां पे जो आउटपुट में प्राप्त हो रहा था वो क्या प्राप्त हो रहा था? कम प्राप्त हो रहा था। लेकिन ट्रांजिस्टर की जो गेन है वो क्या होती है? जो हमें आउटपुट में जो प्राप्त होगा वो इनपुट से क्या होगा? बिल्कुल ज्यादा, मतलब उससे ज्यादा प्राप्त होगा, अधिक प्राप्त होगा। तो इसे क्या बोलते हैं? गेन बोलते हैं। मतलब आउटपुट किसी ट्रांजिस्टर के आउटपुट व इनपुट के अनुपात को किस नाम से जानते हैं? ट्रांजिस्टर गेन। मतलब कोई ट्रांजिस्टर है उसके आउटपुट और इनपुट के अनुपात को क्या बोलते हैं? ट्रांजिस्टर गेन के नाम से जानते हैं। तो जो हमेशा ट्रांजिस्टर का जो गेन होगा वो क्या होगा? भी जो आउटपुट में प्राप्त होगा इनपुट से हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। ये बात हमेशा आपको याद रखनी। दूसरी बात कि जो ट्रांजिस्टर गेन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? जो ट्रांजिस्टर का जो गेन होता है कितने प्रकार का होता है? वो होता है 3 प्रकार। कौन कौन सा? एक होता है गेन के प्रकार, एक है करंट गेन, दूसरा है वोल्टेज गेन, और तीसरा है पावर गेन। तीन गेन के बारे में जिक्र करेंगे। और जो पहला गेन होगा वो पढ़ेंगे हम करंट गेन। देखिए करंट गेन क्या होता है? गेन का मतलब आउटपुट और इनपुट का अनुपात क्या कहलाता है? गेन कहलाता है। तो आउटपुट और इनपुट करंट के अनुपात को क्या बोलेंगे? भी करंट गेन बोलेंगे। आउटपुट और इनपुट के अनुपात, करंट के अनुपात को क्या बोलेंगे? किसी ट्रांजिस्टर के आउटपुट करंट व इनपुट करंट के अनुपात को करंट गेन के नाम से जानते हैं। करंट गेन है। अब देखिए कि जो करंट गेन होता है वो फिर 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है करंट गेन कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। पहला है अल्फा
और दूसरा है बीटा। पहले कौन सा है? अल्फा। अब देखिए अल्फा के बारे में पढ़ेंगे। अल्फा क्या है कि इसको हम बोल सकते हैं सीधा सीधा कि कोई आपकी कलेक्टर करंट और एमीटर करंट के अनुपात को क्या बोलेंगे भी? अल्फा बोलेंगे। कलेक्टर करंट और एमीटर करंट के अनुपात को किस नाम से बोलेंगे? अल्फा के नाम। उसको किससे प्रदर्शित करेंगे? अल्फा। या फिर कोई ट्रांजिस्टर है, उसके कलेक्टर करंट के मान में परिवर्तन का अनुपात तथा एमीटर करंट के मान का अनुपात क्या कहलाएगा भी? अल्फा कहलाएगा। या इसको बोल सकते हैं किसी ट्रांजिस्टर के निश्चित वोल्टेज के मानों पर बिना रजिस्टर लोड के जो एमीटर करंट वह यहां पे कलेक्टर करंट वह एमीटर करंट के जो मान में परिवर्तनों का जो अनुपात है वह क्या कहलाता है? अल्फा कहलाता है। तो हम इसे तीन परिभाषाओं से डिनोट कर सकते हैं। कोई भी परिभाषा आपको पूछ सकता है। पहली आपको सीधा से याद रखना है, तो सीधा से याद रखो भी कलेक्टर करंट और एमीटर करंट के अनुपात को क्या बोलते हैं? अल्फा। किसका गेन पढ़ रहे हैं? करंट के गेन है। करंट के गेन का जो प्रकार है वो अल्फा, उसके अंदर पढ़ रहे हैं। दूसरा होता है कलेक्टर करंट के जो मान में परिवर्तन है तथा एमीटर करंट के जो मान में जो परिवर्तन का जो अनुपात है क्या कहलाता है? अल्फा कहलाता है। फिर आप अगर बुक के हिसाब से पढ़े तो उसका जो परिभाषा है किसी ट्रांजिस्टर के निश्चित वोल्टेज पर जो उसका बिना रेजिस्टिव लोड के कलेक्टर करंट व एमीटर करंट के जो मान में जो परिवर्तनों का जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा? अभी अल्फा कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए आपको याद क्या रखना है कि जो एग्जाम में आता है वो इसका न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो हमेशा आपको ये जो सूत्र है वो याद रखना है। ठीक है भाई, इसका सूत्र आपको हमेशा याद रखना है। अब देखिए एक बात और कि आपको पूछ दिया जाता है कि जो अल्फा होता है, अल्फा का जो मान कितना होता है? करंट गेन के अंदर जो अल्फा आता है, अल्फा का मान कितना होता है? तो हमेशा इसका मान होता है 1 से कम। इसका मान हमेशा 1 से कम होगा। ओके। फिर देखिए कि जो एक चीज और भी है, हमने ट्रांजिस्टर पढ़ा था। ट्रांजिस्टर में एक चीज और थी कि ये तो कलेक्टर करंट और एमीटर करंट का जो अनुपात हुआ अल्फा, कई बार पूछ दिया जाता है कि आपका जो एमीटर करंट है उसका क्वेश्चन एमीटर करंट। तो जो हमने जो एनपीएन ट्रांजिस्टर पढ़ा था उसमें क्या था कि जो एमीटर करंट थी वो किसके बराबर थी? बेस करंट और कलेक्टर करंट के योग के बराबर थी। जो एमीटर में डोपिंग सबसे ज्यादा होती है और उससे धारा चलती है, तो एमीटर की जो करंट होगी वो किसके बराबर होगी? बेस करंट व कलेक्टर करंट का जो योग होगा वो क्या कहलाता है? एमीटर करंट। ये नोट कर लेना और याद रखना। अब देखिए ये इसके अंदर इतनी बात याद रखनी है, अल्फा किसका अनुपात होता है और इसका मान कितना होता है। फिर चलते हैं बीटा में। दूसरा प्रकार है बीटा।
कई बार बोल दिया था, अगर आपको ये नहीं बोले सीधा, आपको करंट बेस और ये ना बोले, आपको सीधा ये बोल दिया जाए कि कॉमन बेस एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, आपको सीधा बोल दिया था कॉमन बेस एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है वो किसे बोला जाता है, तो आप क्या बोलोगे, किसको बोला जाता है अभी, अल्फा। हमेशा कॉमन बेस जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है वो किसके नाम से जाना जाता है, अल्फा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो कॉमन बेस जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 से कम होता है। तो भाई ये दूसरे में चलते हैं बीटा में। अब है बीटा। जो बीटा होता है वो क्या होता है कि इसको हम बोलेंगे कलेक्टर करंट और बेस करंट जो का अनुपात हुआ है वो क्या कहलाता है, बीटा कहलाता है। इसे बोलेंगे कलेक्टर करंट व बेस करंट का जो अनुपात होगा उसे किस नाम से जाना जाएगा, बीटा के नाम से जाना जाएगा। इसका भी थ्योरेटिकल कोई कुछ नहीं होता, थ्योरेटिकल इसके अंदर बहुत कुछ कंपटीशन आते हैं, ज्यादा क्या आता है, न्यूमेरिकल आता है, ठीक है ना। तो देखिए अब दूसरी परिभाषा इसको कैसे बोल सकते हैं कि जो कलेक्टर करंट के धारा के मान में जो परिवर्तन होते हैं तथा बीटा बेस करंट में जो धारा के मान में जो परिवर्तन होते हैं उसका अनुपात क्या कहलाता है, बीटा कहलाता है। अब जो ये हमने इसे लिखा है इसका मतलब होता है मान में परिवर्तन। क्या होता है, क्या कहलाता है, ये मान में परिवर्तन। मतलब ऊपर क्या लिखा रखा है, किसके मान में परिवर्तन, कलेक्टर करंट के मान में परिवर्तन, और नीचे क्या है, बेस करंट के मान में परिवर्तन। दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, बीटा कहलाएगा। या तीसरी परिभाषा इसको बोलेंगे सी ट्रांजिस्टर के निश्चित वोल्टेज पर बिना रेजिस्टिव या रेजिस्टर प्रतिरोध, रेजिस्टिव लोड के कलेक्टर करंट तथा बेस करंट के मानों का परिवर्तन क्या कहलाएगा, अभी क्या कहलाएगा, बीटा कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि देखो जो अल्फा था, अगर आपको सीधा पूछ ले कि भी बीटा किसे बोलते हैं, या तो आपको ये परिभाषा मिलेगी, या फिर आपको सीधा पूछ ले कि ये बोलते हैं आपको कि कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर, कॉमन एमिटर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर किसे कहते हैं। तो कॉमन एमिटर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर किस नाम से जाना जाता है, बीटा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, बीटा को बोलते हैं। तो देखो अगर आपको सीधा अगर कॉमन एमिटर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा का मान पूछ ले, अगर आपको सीधा पूछे बीटा का मान कितना होता है, तब तो आपको बताना है कि जो बीटा का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 से अधिक। कितना होता है, 1 से अधिक। लेकिन देखो अगर कॉमन एमिटर, कॉमन जो कलेक्टर और कॉमन बेस है उसका अलग अलग मान होता है, अल्फा के लिए अलग होता है, बीटा के लिए अलग होता है। लेकिन अगर आपको सीधा पूछ ले कि बीटा का मान बताइए तो ये कितना होता है, 1 से अधिक होता है। अगर आपको सीधा पूछ ले कि कॉमन एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है किसे बोला जाता है, तो किसे बोला जाता है, अभी बीटा को बोला जाता है, ठीक है। इसके अंदर हमेशा क्या पूछे जाते हैं, जो इसके न्यूमेरिकल है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन आपको हमेशा परिभाषा याद रखनी है। अब देखिए अब पढ़ते हैं इन दोनों के बीच में संबंध, अल्फा और बीटा के बारे में संबंध। ये किसका गेन पढ़ रहे हैं, करंट गेन।
करंट गेन के अल्फा व बीटा में संबंध, अल्फा व बीटा में संबंध। अब देखिए अल्फा और बीटा में संबंध, अल्फा और बीटा के अंदर दो सूत्र होते हैं, वो आपको हमेशा याद रखने कि अल्फा का तो आता है 1/1 प्लस बीटा, ये तो है अल्फा का सूत्र, ठीक है। दूसरा होता है बीटा का, बीटा का है 1 प्लस 1 माइनस अल्फा। ये दो सूत्र है, आपको हमेशा याद रखने। ये क्या किसके है? अभी अल्फा और बीटा में संबंध किया उसके अंदर, ठीक है। तो देखो हमने करंट गेन पढ़ ली, करंट गेन के अंदर कितना प्रकार का करंट गेन? अल्फा और बीटा। अल्फा क्या होता है? अभी अल्फा होता है कलेक्टर करंट, वह जो एमीटर करंट है उसका अनुपात क्या कहलाता है? अल्फा कहलाता है। मान में जो परिवर्तन होता है उसका अनुपात क्या कहलाएगा? अभी अल्फा कहलाएगा। बीटा किसे बोलेंगे? कलेक्टर करंट, वह जो एमीटर करंट होता है, बेस करंट होता है, उसका जो अनुपात होता है क्या कहलाएगा? बीटा कहलाएगा। अल्फा और बीटा का जो अल्फा का मान होता है वो हमेशा कितना होता है? अभी 1 से कम होता है, 0.995 के आसपास होता है, उससे मतलब उसके आसपास होता है। और जो बीटा का मान होता है वो हमेशा कितना होता है? 1 से अधिक। जो अल्फा होता है, अल्फा को हमेशा जाना जाता है कॉमन बेस एम्प्लीफिकेशन फैक्टर के नाम से, और दूसरा अगर बीटा है इसे जाना जाता है कॉमन एमीटर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर के नाम से। अगर आपको सीधा पूछ ले कॉमन एम्प्लीफिकेशन, कॉमन एमीटर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है वो किसे जाना जाता है, तो आपको बीटा बताना है और इसका मान बता देना। लेकिन अगर आपको ये पूछ ले कि कॉमन बेस एम्पलीफायर जो बीटा का मान है वो अलग अलग, तीनों के लिए अलग अलग होता है। अल्फा के लिए कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन जो कलेक्टर है उसका मान अलग अलग होता है। उसी प्रकार बीटा के अंदर भी तीनों का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। लेकिन अपने को ये इतना याद रखना है कि जो अल्फा का मान होता है वो 1 से कम होता है, बीटा का मान होता है वो 1 से अधिक होता है। और फिर दो सूत्र आपको ये याद रखना है। अब आपको याद रखने का थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ कि कैसे आप याद रखोगे सूत्र को अल्फा और बीटा का। कि देखो कि जो अल्फा था कलेक्टर करंट व एमीटर करंट था। अब इसको याद कैसे रखना है कि देखो यहाँ पे अल्फा है और हमेशा दोनों के जो ऊपर होगा वो कौन सा होगा? अभी कलेक्टर करंट ही होगा। कौन सा होगा? कलेक्टर करंट। तो देखो बीटा से बी हमेशा याद रह जाएगा, ऊपर तो हमेशा कलेक्टर करंट ही आएगा। बीटा से क्या याद रह जाएगा? बी, बिल्कुल मिलते जुलते हैं। और जिसके अंदर अब बीटा बी आ गया, दूसरा अल्फा हुआ, अल्फा के अंदर बी नहीं आएगा, तो क्या बच गया? अभी एमीटर बच गया, तो इसके अंदर कौन सा करंट आएगा? एमीटर का। ये इस तरीके से आपको याद रखना है। दूसरा अभी अपने सूत्र लिखा था अल्फा का, ये कैसे याद रखना है कि देखो 1 प्लस बीटा की बी पॉजिटिव, ठीक है ना? कैसा? हमेशा बी क्या है? पॉजिटिव। अल्फा क्या होगा? क्या होगा? बी पॉजिटिव होगा। हमेशा कैसे सोचो? बी पॉजिटिव सोचे। और जो बीटा का होगा वो हमेशा कैसा होगा? उसका विपरीत क्या हो जाएगा? उसका बिल्कुल उल्टा होगा। ओके, अब चलते हैं भी वोल्टेज गेन और पावर गेन। अब क्या है? वोल्टेज। देखिए जो वोल्टेज गेन होती है वो क्या होते हैं कि जो आपकी इनपुट, जो आउटपुट और इनपुट का अनुपात क्या कहलाता है? वोल्टेज का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाएगा? अभी वोल्टेज गेन कहलाएगा। अब देखिए कि जो वोल्टेज गेन होती है वो एक बात और भी कि जो वोल्टेज और जो पावर गेन होती है उसका जो मान इकाई होती है वो डेसिबल में होती है। या तो बिना इकाई के लेंगे या क्या लेंगे? उसको इकाई में लेंगे, डेसिबल में, इकाई में। यदि अगर आपको करंट का जो करंट गेन है उसकी कोई इकाई नहीं होती, वो इकाई रहित होती है। लेकिन जो वोल्टेज गेन और पावर गेन होती है उसकी क्या होती है? इकाई होती है। और उसकी इकाई हमेशा किस में दी जाती है?
उसकी इकाई दी जाती है हमेशा जो डेसिमल के रूप में। अब देखिए तो वोल्टेज गेन क्या होगी, आउटपुट और इनपुट का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, वोल्टेज गेन कहलाएगा। तो देखिए जो वोल्टेज गेन होती है, वोल्टेज गेन का वो सूत्र याद रखना है कि वोल्टेज गेन किसके बराबर होती है, वोल्टेज गेन होती है बीटा इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस, वो क्या कहलाएगी भी, वोल्टेज गेन कहलाएगी। तो इसके अंदर R0 क्या है, R0 क्या है, आउटपुट रेजिस्टेंस, और Rin क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस। इन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगी, वोल्टेज गेन। अगर किससे गुणा कर दें, बीटा के साथ। तो वोल्टेज गेन और पावर गेन एक ही होता है, इसकी इकाई किसमें होती है, डेसिबल। अब हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो है बीटा और पावर गेन। फिर अपन ये करेंगे न्यूमेरिकल। देखिए पावर गेन, तो गेन आपको पता है किसे बोलते हैं, आउटपुट और इनपुट। हम क्या पढ़ रहे हैं, पावर। तो पावर आउटपुट और पावर इनपुट का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, अभी पावर गेन कहलाएगा। नाम से पता चल रहा है, जैसे वोल्टेज गेन बढ़ा तो वोल्टेज किसकी गेन है, वोल्टेज गेन। आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का जो अनुपात होता है क्या कहलाता है, वोल्टेज गेन कहलाता है। आउटपुट पावर और इनपुट पावर का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाएगा, पावर गेन कहलाएगा। अभी जो इसका सूत्र होता है वो होता है पावर गेन बराबर होता है V² इंटू R0 और Rn, ये इसका सूत्र पावर गेन। ठीक है, बीटा की स्क्वायर R0 बटे R0 क्या है, R आउटपुट और Rin क्या है, रेजिस्टेंस इनपुट का। जो दोनों का अनुपात है अगर बीटा स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो किसका मान आएगा, अभी पावर गेन का मान आएगा। अब देखिए एक सवाल करते हैं अपन। यदि कॉमन बेस एम्प्लीफिकेशन फैक्टर का मान, यदि इसका मान कितना हो 0.98 और एमीटर धारा 1 मिली एम्पियर हो, तो बेस धारा का मान, बेस धारा का मान है बताइए। तो देखो अब आपको इससे पता चल चुका होगा कि क्या बोल रहा है, कॉमन बेस एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है। कौन सा है, कॉमन बेस। तो कॉमन बेस है तो आपको पता चल गया कॉमन बेस कौन सा होता है, अभी अल्फा वाला। और अल्फा किसका अनुपात होता है, कलेक्टर का और जो एमीटर होती है, कलेक्टर धारा एमीटर धारा का अनुपात कहलाता है अल्फा। तो देखिए हमें क्या पूछा है, बेस धारा पूछे। तो देखो एमीटर धारा किसके बराबर होती है, बेस धारा प्लस कलेक्टर धारा का जो योग होता है क्या कहलाता है, एमीटर धारा। किसका मान होता है, कलेक्टर धारा और बेस धारा का जो योग होता है क्या कहलाती है, एमीटर धारा का। तो देखो हमें बेस धारा याद करनी है, तो बेस धारा इससे याद ये है ना, इसको इस तरफ ले जाएंगे याद हो जाएगा। लेकिन कलेक्टर धारा का देखो यहाँ पे मान किसका दिया है, केवल एमीटर का धारा का दिया है। अपने पास किसका मान नहीं है, इस कलेक्टर धारा का भी मान नहीं है और इस बेस धारा का भी मान नहीं है। तो बेस धारा का तो मान याद करना है, लेकिन कलेक्टर धारा का अपने पास मान याद करना पड़ेगा, फिर अपन बेस धारा का मान निकाल सकते हैं। तो देखो
यहाँ पे अपने को पहले बोल दिया था कौन सा बेस है, कॉमन बेस है। तो कॉमन बेस है तो देखो अल्फा बराबर जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर का मान कितना था कॉमन बेस का, अल्फा का मान दे रखा है, अल्फा भी बोलते हैं कॉमन बेस एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। तो अल्फा बराबर क्या था आई सी बटे आई। तो इसके अंदर अल्फा का भी मान है और कलेक्टर जो आपके एमीटर धारा उसका भी मान याद है, उससे कौन सा मान याद हो जाएगा, कलेक्टर धारा का मान याद हो जाएगा। तो देखो अल्फा का जो मान है वो कितना है 0 पॉइंट, पहले इसको पक्षांतरण कर दें कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं आई सी बराबर अल्फा इंटू आई ई। तो देखो आई सी बराबर क्या हो जाएगा, कलेक्टर धारा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा का मान कितना है 0.98 इंटू आई ई का मान कितना है, आई ई का मान है 1 मिली एम्पियर और अल्फा का मान था 0.98। ठीक है, और जो अल्फा बीटा होते हैं उसकी कोई इकाई होती नहीं भी, क्योंकि ये संख्यात्मक मान होता है और संख्यात्मक मान होता है उसकी कोई मतलब ये संख्यात्मक मान है इसका, इसलिए इसको कोई इकाई है नहीं। अब देखिए जो किसके साथ गुणा है, एमीटर धारा के साथ, एमीटर धारा का मान कितना है 1, और किससे क्या वो 1 से गुणा करते हैं उतना ही मान आएगा। तो जो इसका मान आएगा वो कितना आएगा 0.98। ये किसका मान है, कौन सी धारा है भी, कलेक्टर धारा। अब देखो हमें कलेक्टर धारा का मान पता है, बेस धारा का मान याद करना है और एमीटर धारा का बड़ा मान पता है पहले से अपने को दिया हुआ है, तो हमसे बेस धारा मान याद कर लेंगे। तो देखो आई बी बराबर पक्षांतरण करेंगे, आई सी को उस तरफ लेके जाएंगे तो आई ई माइनस आई सी। तो आई बी बराबर कितना हो जाएगा, आई ई का मान है 1 और माइनस 0.98। तो 1 में से 0.98 घटाएंगे कितना आएगा अभी देखो 0.98 है, 0 ले लो। अब देखो 0 यहाँ पे कुछ नहीं है, इधर से असल लेंगे 2, इधर देखो असल दिया 9 बचा 0 पॉइंट, या इधर से लगाया था 0, तो मान कितना आया अभी 0.02। कितना मान आया, जो बेस धारा होगी कितना मान आया उसका, ये मान है मिली एम्पियर, किसके अंदर आया है मिली एम्पियर। तो ये ऐसे इस प्रकार आपको मतलब कई एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इस प्रकार इसको सॉल्व करना है। तो जो गेन के बारे में इतना ही है अभी, और देखिए थोड़ा सा एक बार और ब्रीफ करा देता हूं आपको। मैन आपको जो याद रखनी है वो बात, करंट गेन अपन ने आज 3 गेन पढ़ी है, करंट गेन, वोल्टेज गेन और पावर गेन। गेन का मतलब आउटपुट बटे इनपुट का जो अनुपात होता है वो गेन कहलाता है। लेकिन अपन ने पीछे जो आउटपुट बटे इनपुट पढ़े थे मशीनों में, उसका आउटपुट हमेशा क्या था अभी कम था, क्योंकि उसमें क्या होते थे लॉस होते थे। लेकिन यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर की जो गेन है वो क्या होगी भी, हमेशा आउटपुट उसके इनपुट से क्या होगी ज्यादा प्राप्त होगी। तो जो आपकी करंट गेन है वो 2 प्रकार की आती है, अल्फा बीटा, एक गामा होती है, लेकिन गामा अपने सिलेबस में है नहीं, तो इसका उल्टा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा भी गामा हो जाएगा। तो अब देखिए अल्फा का जो मान होता है वो इकाई से कम होता है, बीटा का मान होता है वो इकाई से अधिक होता है, और अल्फा बीटा का जो संबंध होता है वो अल्फा बराबर 1/1 प्लस बीटा, और बीटा बराबर हो जाएगा बराबर 1/1 माइनस अल्फा। फिर जो पावर गेन थी, पावर गेन क्या होती है, पावर का किसका अनुपात, पावर आउटपुट पावर और इनपुट पावर का जो अनुपात होती है पावर गेन। वोल्टेज गेन, इनपुट पावर और आउटपुट पावर, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का अनुपात क्या कहलाता था, वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन का सूत्र था वो क्या था कि B इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस का जो गुणनफल था बीटा के साथ गुणा कर देंगे, वोल्टेज गेन प्राप्त हो जाएगा। जो दूसरा पावर गेन था वो उसको बीटा के साथ स्क्वायर कर देंगे, बीटा की स्क्वायर इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस के साथ गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा पावर गेन आ जाएगी। तो हमने सवाल भी करके देखा था किस प्रकार अपने को जो मान दो बेस धारा कलेक्टर धारा, आपको फिर वो एक सूत्र याद रखना है, एमीटर बराबर बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। एमीटर करंट किसका एक होता है, बेस करंट व कलेक्टर करंट का होता है, तो योग होता है।
और इस प्रकार आपको याद रखना है। गेन के अंदर आज इतना है, कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद।